आम के बाग में खाना पीना और सोना। मधु अपने पति रवि से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। रवि घर पर परिवार के साथ समय बिताने की जगह दिन रात अपने आम के खेतों में ही पड़ा रहता था। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद भी उसका वहां से घर आने का मन ही नहीं करता था। ऐसे ही एक दिन रवि देर रात को घर लौटता है तो मधु गुस्सा करते हुए कहती है, अगर आप रोज इसी तरह देर से आएंगे तो हम दोनों पति पत्नी साथ बैठकर खाना कब खाएंगे? आप जानते भी हैं कि हमारे 3 बच्चे हैं। वो कभी कभी आपका इंतजार करते करते भूखे ही सो जाते हैं। अच्छा लगता है क्या ये सब? समय से घर आ जाए कीजिए। आपके वहाँ रात भर खड़े रहने से आम के पेड़ जल्दी बड़े नहीं हो जाएंगे। तुम तो जानती हो मधु कि इसी आम के बाग से हमारे घर का गुजारा चलता है, इसीलिए मैं अपना ज्यादातर समय वहीं बिताता हूँ। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो आगे चलकर उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी तो बढ़ेगा ना। हाँ ठीक है। अगर मैं आपकी ये ज्ञान भरी बातें सुनने बैठ गई तो यही सुबह हो जाएगी और आप सुबह बिना नाश्ता किए फिर से बगीचे भाग जाएंगे। एक काम कीजिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। मधु रसोई से खाना गर्म करके लाती है। रवि अपने 3 बच्चों को सोता हुआ देखता है। मधु की आंखों में गहरी नींद और चेहरे पर थकान थी, फिर भी वो रवि के पास बैठी हुई थी। ये देखकर रवि कहता है, मधु तुम्हें मेरी वजह से इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है? मैंने कितनी बार कहा है कि तुम समय से सो जाया करो, लेकिन तुम मेरी सुनती नहीं हो। अब जानते भी हैं आजकल जमाने में कितने हादसे बढ़ गए हैं। ऐसे में कोई पत्नी अपने पति की चिंता किए बिना चैन से सो जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या भला? अरे जिसके पास तुम्हारी जैसी प्यार करने वाली पत्नी हो उसे कभी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, अब मैं जल्दी से खाना खा लेता हूँ, फिर आराम करते हैं। मैं भी बहुत थक गया और कल मुझे आम के बाग में जल्दी भी जाना है। रवि जल्दी खाना खाकर सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। पहले तो बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे आसमान में काले बादल छा जाते हैं और भारी बारिश का कहर पूरे गांव पर बरसने लगता है। मधु ने ऊपर देखा तो उनके कच्चे घर की छत जगह जगह से टपक रही थी। तभी उसकी बेटी प्रिया कहती है, माँ देखो ना, पूरी छत टपक रही है। बाबा के पैसे कब आएंगे? तभी तो हम अपनी इस छत की मरम्मत करवा पाएंगे ना। बेटा, अभी तुम्हारे बाबा के आम के बाग में समय है। आमों को पूरी तरह तैयार होने में अभी कुछ हफ्ते और लगेंगे। तब तक हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। पर माँ, अगर हमारी छत गिर गई तो हम क्या करेंगे? और देखो ना, गुड़िया का स्कूल बैग भी भीग गया है। अब वो कल स्कूल कैसे जाएगी? तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो। कल अगर धूप आ गई तो मैं तुम लोगों की स्कूल ड्रेस और किताबें सुखा दूंगी। कल के लिए तुम लोग स्कूल की छुट्टी कर लो। पूरा परिवार पानी टपकने के कारण रात भर जागकर परेशान होता रहा। वहीं दूसरी तरफ रवि बाग में एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। वाह, अच्छा हुआ जो ये थोड़ी बहुत बारिश हो गई। इससे पेड़ भी थोड़े हरे भरे हो जाएंगे और सारे आम भी साफ हो जाएंगे। फसल बहुत अच्छी होगी। जहाँ रवि के लिए वो बारिश एक वरदान थी, वहीं घर पर मधु और बच्चों के लिए वो किसी आफत से कम नहीं थी। सुबह जब रवि घर लौटता है तो मधु उसे इस घर का सारा हाल बताती है। इस पर रवि कहता है, ये तो बहुत बुरा हुआ मधु। एक काम करो, कुछ दिनों के लिए तुम बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। जैसे ही मैं अपनी आम की फसल बेच दूंगा तुम्हें वापस बुला लूंगा। पागल हो गए हैं क्या आप? मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे कि तुम्हारा पति तुम्हारा ख्याल भी नहीं रख सका और तुम्हें मायके भेज दिया। अब जैसे भी रहना है मैं यहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रवि अगले दिन फिर से अपने बाग चला जाता है। तीसरे दिन बारिश तो रुक जाती है, लेकिन घर की छत पूरी तरह टूट चुकी थी। धूप निकलते ही छत से आग का गोला बरसने लगता था। तब मधु परेशान होकर एक बड़ा फैसला लेती है और रवि के पास जाकर कहती है, सुनिए जी, अब हम और हमारा पूरा परिवार भी आपके साथ इसी आम के बाग में रहेगा। हम वहीं खाएंगे पिएंगे और वहीं सोएंगे। ये कैसी बातें कर रही हो मधु तुम? वहाँ बाग में मैंने रखवाली के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी, पर उसके अंदर हम सब एक साथ कैसे रहेंगे? वहाँ तो कोई सुख सुविधा भी नहीं है। पर इस टूटी छत से तो वो झोपड़ी अच्छी ही होगी। यहाँ जब धूप निकलती है तो आग बरसती है और बारिश होती है तो लगता है सब बह जाएगा। इससे अच्छा है कि हम बाग में आपके साथ रहे। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मेरे साथ चलो, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। अगर वहाँ रहने में कोई परेशानी हुई तो तुम बच्चों को लेकर मायके चली जाओगी। ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। मधु तुरंत बच्चों को साथ लेती है, जरूरत का सारा सामान और बिस्तर एक पोटली में बांधती है और अपने पति के साथ आम के बगीचे में पहुंच जाती है। जैसे ही वे लोग उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर जाते हैं, तभी उनकी छोटी बेटी गुड़िया मासूमियत से पूछती है, माँ
अब हम यहीं रहेंगे, लेकिन हम यहाँ खाएंगे क्या? यहाँ तो खाना बनाने के लिए चूल्हा भी नहीं है। चूल्हा नहीं है तो क्या हुआ गुड़िया बेटा, यहाँ पर कितनी सारी मिट्टी है। हम एक मिट्टी का चूल्हा बनाकर तैयार कर लेंगे। और तुम्हारे बाबा के बाग के पास में एक नदी भी है, तुम लोग जाओ और वहाँ से थोड़ा पानी भर कर ले आओ। माँ की बात मानकर तीनों बच्चे दौड़ते हुए जाते हैं और नदी से पानी भर कर ले आते हैं। वहीं मधु उस पानी और मिट्टी से एक बहुत ही सुंदर चूल्हा तैयार कर देती है। ये देखकर रोहन मुस्कुराते हुए कहता है, माँ ऐसा लग रहा है जैसे हम स्कूल में कोई होम साइंस की क्लास लेने के लिए आए हैं। पर अब आप इस चूल्हे पर बनाओगी क्या? मैं आते हुए अपने साथ कुछ कच्चे चावल लेकर आई थी। सबसे पहले तो चावल उबाल लेते हैं, फिर देखेंगे कि इसे किसके साथ खाना है। मधु झोपड़ी के बाहर चूल्हे पर चावल उबालकर तैयार कर लेती है। तभी अचानक रवि की नजर अपने बाग में लगे हुए कच्चे आमों पर जाती है और वो खुश होकर कहता है, मधु तुम ऐसा क्यों नहीं करती? यहाँ बाग में बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। मैं पेड़ से कुछ कच्चे आम तोड़कर लाता हूँ और तुम इन कच्चे आमों की खट्टी मीठी चटनी बनाकर तैयार कर लो। हाँ क्यों नहीं, बचपन में हम भी बहुत ये खट्टी मीठी आम की चटनी खाया करते थे, बहुत स्वाद लगती है। इसे चावल के साथ खाएंगे तो मुंह का स्वाद भी बदल जाएगा। अब रोहन अपने पिता रवि के साथ जाता है और दोनों पेड़ पर पत्थर मारकर कुछ कच्चे आम तोड़ लेते हैं। गुड़िया और प्रिया जाकर नदी के पास उन आमों को अच्छे से धोकर लाती हैं। इसके बाद मधु पत्थरों की मदद से आम को पीसकर एक बेहतरीन चटनी बनाती है। जब पूरा परिवार साथ बैठकर गर्मा गर्म चावल के साथ वो चटनी खाता है तो रोहन खुश होकर कहता है, माँ रोज रोज वही दाल चावल और प्याज रोटी खाकर तो हम भी परेशान हो गए थे। ये खट्टी मीठी चटनी तो खाने में कितनी अनोखी लग रही है। सच में बहुत मजा आ रहा है। माँ ये खट्टी मीठी चटनी आप हमें स्कूल के टिफिन में भी भेजना। हम अपने दोस्तों को खिलाएंगे तो वो लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे। बच्चों की बात सुनकर मधु के दिमाग में अचानक एक बहुत ही जबरदस्त तरकीब आती है और वो रवि से कहती है, कुछ दिनों के लिए तो हम इसी आम के बाग में अपना खाना पीना और सोना कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप मुझे कुछ कच्चे आम तोड़ कर दे दीजिए। मैं उनकी चटनी बनाकर आसपास के बाजारों और घरों में बेच दिया करूंगी। उससे जो पैसे आएंगे उससे हम अपने घर की छत ठीक कर लेंगे। फिर जब आपके आम पक जाएंगे तो हमारी सारी दिक्कतें हमेशा के लिए दूर हो ही जाएंगी। अरे हाँ क्यों नहीं मधु, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है। तुम सच में बहुत समझदार हो। रुको मैं भी बच्चों के साथ जाता हूँ और ढेर सारे आम तोड़ कर लाता हूँ। अब रवि तुरंत बच्चों के साथ मिलकर खूब सारे कच्चे आम तोड़ लाता है। मधु उनकी स्वादिष्ट खट्टी मीठी चटनी बनाती है और आसपास के इलाकों में बेच देती है। चटनी बेचकर जो पैसे आते हैं उससे उनके घर की छत की मरम्मत तो हो जाती है, लेकिन अब बच्चों और मधु को रवि के साथ समय बिताना और बाग की झोपड़ी में रहना ही अच्छा लगने लगा था। वो अब वहीं खाते पीते और सोते थे। ये देखकर एक दिन रवि हंसते हुए कहता है, अरे मधु अब तो हमारे घर की छत बिल्कुल ठीक हो गई है, तो तुम लोग वापस जाकर अपने घर पर क्यों नहीं रहते? यहाँ बाग में क्यों पड़े हो? पापा घर पर तो आपके साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता था। हमारे उठने से पहले आप बाग चले जाते थे और हमारे सोने के बाद घर आते थे, पर यहाँ बाग में हमें आपके साथ ढेर सारा समय बिताने का मौका मिल रहा है। अपने मासूम बेटे के मुंह से ये बात सुनकर रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भावुक होकर कहता है, बेटा एक पिता कभी भी अपना दुख किसी को नहीं बताता। वो भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। बस उनकी खुशियों और सुनहरे भविष्य के लिए उसे उनसे दूर रहना पड़ता है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारा जब मन करे तुम यहाँ बाग में रह सकते हो और जब मन करे घर जा सकते हो। इसी तरह रवि के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ समय के बाद जब उसके बाग के आम पककर तैयार हो जाते हैं तो वो उन्हें बाजार में बहुत अच्छे दामों पर बेच देता है। अब उनका परिवार खुशहाल हो चुका था और सब मिलकर प्यार से रहने लगते। संध्या की परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। संध्या का पति दिनेश जिस गैराज में नौकरी करता था उसके मालिक ने अचानक गैराज बेच दिया और दिनेश की नौकरी चली गई। पिछले 2 महीने से रोजाना दूसरी जगह नौकरी ढूंढने जाता हूं, पर सब जगह पहले से ही नौकर काम कर रहे हैं। अब एक गैराज में बात करके आया हूं, पर उसका मालिक सिर्फ 50 रुपए रोजाना के देने को बोल रहा है। क्या करूं? मजबूरी में अभी वहीं हां कह दिया है। रवि और तान्या की स्कूल की यूनिफॉर्म और जूते छोटे हो गए हैं। कई बार इनकी टीचर फोन पर कह चुकी है। क्या करूं? 50 रुपए रोजाना मिलेंगे तो भी उससे घर का खर्चा चला लें
या बच्चों को पढ़ा लें। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये लो खाना खा लो। लगता है मेरा फोन बज रहा है। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बिटिया। और सुन, तेरी नानी की तबीयत ठीक नहीं है। वो तुझे बहुत याद कर रही थी। उनका हमारे सिवा और कौन है। तेरे नाना जी के चले जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई हैं। एक दिन के लिए चलेगी मेरे साथ जयपुर नानी जी से मिलने? हाँ माँ, मन तो मेरा भी बहुत है नानी जी से मिलने का। बच्चे भी मिल लेंगे। नानी जी से मिले कई साल हो गए। रवि जब हुआ था तब उन्होंने आना था, पर किसी कारण वो आ नहीं पाई थी। माँ, मुझे याद है मेरा और भैया का तो सारा बचपन नानी जी के घर ही बीता था। आपको याद है माँ, जब एक बार मैं नानी जी के घर गई हुई थी? नानी, आप ये डंडे से क्या कर रहे हो? संध्या बिटिया, मैं पेड़ से कच्चे आम तोड़ रही हूँ। फिर इन कच्चे आम से अचार, चटनी और शरबत बनाऊंगी। तो ये बात है, रुको मैं अभी झट से पेड़ पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ देती हूँ। अरे वाह संध्या बेटी, तूने तो ढेर सारे कच्चे आम तोड़ दिए। चल, अब तुझे उपहार में कच्चा आम काटकर नमक लगा कर देती हूँ, है ना स्वादिष्ट? माँ, आज भी उन कच्चे आम का स्वाद मैं भूल नहीं पाई हूँ। नानी के बाग के कच्चे आम आज भी बहुत याद आते हैं। ठीक है, फिर हम कल ही चलते हैं। अगले दिन संध्या अपनी माँ और बच्चों के साथ अपनी नानी के घर जाती है। संध्या, कितने समय बाद तुझे देख रही हूँ। ये देख, मैंने तेरे लिए क्या रखा है। कच्चे आम की चटनी, और ये तो नमक लगे कच्चे आम। अरे वाह नानी। बच्चों, ये देखो, मैं ये बचपन में खूब खाती थी। रवि और तान्या को भी कच्चा आम बहुत पसंद आता है। नानी जी, क्या ये कच्चे आम हम अपने घर ले जाएं? हाँ बच्चों, जरूर। माँ, ऐसा कच्चा आम हमने पहले कभी नहीं खाया। नानी, आज बहुत दिनों बाद बच्चों के चेहरे पर खुशी आई है। अरे संध्या बिटिया, तू रोने क्यों लगी? सब ठीक तो है ना? दामाद जी की नौकरी कैसी चल रही है? संध्या रोते हुए अपनी परेशानी अपनी नानी को बताती है। संध्या, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तू अपना खुद का व्यापार कर सकती है और अच्छे पैसे कमा सकती है। ये ले, ये मेरे पास कच्चे आम के पेड़ के कुछ बीज हैं। इन्हें तू अपने घर के आंगन में बो देना। फिर कुछ ही दिनों में इन बीजों से कच्चे आम के बड़े बड़े पेड़ उगाएंगे। फिर तू उन कच्चे आमों को बेचकर आराम से पैसे कमा सकती है। सच नानी, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी नानी। संध्या बेटी, ये कोई साधारण बीज नहीं है। ये बीज आज से कई वर्ष पहले मुझे एक साधु बाबा ने आशीर्वाद स्वरूप दिए थे, और इन्हीं बीजों के चमत्कार से मेरे बाग में कच्चे आम के पेड़ फल फूल रहे हैं। आज तुम्हें इन बीजों की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं ये अद्भुत चमत्कारी बीज तुम्हें दे रही हूँ। अपनी नानी से कच्चे आम के पेड़ के बीज लेकर संध्या घर लौट आती है और वो उन बीजों को अपने घर के आंगन में बो देती है। कुछ समय बाद उन चमत्कारी बीजों में से आम के बड़े बड़े पेड़ उगाते हैं और पेड़ कच्चे आम के फल से भर जाते हैं। माँ, हमारे पेड़ पर तो बहुत सारे आम उगाए हैं। माँ, आप भी हमारे लिए नानी की तरह कच्चे आम को नमक लगाकर खिलाओ ना, और आप इनका अचार, मुरब्बा, शरबत सब बनाना। हाँ हाँ बच्चों, ठीक है। हमें सबसे पहले ये आम तोड़कर इस पेटी में भरने हैं। अब मुझे सबसे पहले एक ठेला किराए पर लेना होगा ताकि मैं रोजाना कच्चे आम बेच सकूं। संध्या कच्चे आम का ठेला लगाने लगी। लोगों को संध्या के ठेले के कच्चे आम बहुत पसंद आ रहे थे। संध्या, तुम्हारे कच्चे आम का मैंने अचार डाला और एक हफ्ते में ही निपट गया। बहुत ही स्वादिष्ट कच्चे आम है। सही कह रही हो बहन जी, मैं भी कच्चे आम ही खरीदने आई हूँ। मैंने भी संध्या से खरीदे कच्चे आम की चटनी और मुरब्बा बनाया तो 2 दिन में ही बच्चों ने खाकर खत्म कर दिया। संध्या, मुझे 2 किलो कच्चे आम और दे देना। जी, मैं अभी तोल देती हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। कम से कम ये काम करके मैं दिनेश की सहायता तो कर सकती हूँ। और सबसे बड़ा शुक्रिया तो नानी जी को है, जिन्होंने मेरी परेशानी को हल कर दिया। अब सबसे पहले इन पैसों से नानी जी और माँ के लिए एक अच्छी सी साड़ी और चप्पल खरीद कर ले जाऊंगी। नानी जी और माँ खुश हो जाएंगी। संध्या की नानी जी के दिए कच्चे आम के बीजों से उगे पेड़ हमेशा फल देने वाले थे। उन पर हमेशा कच्चे आम उगते रहते थे।
धीरे धीरे संध्या का कच्चे आम का व्यापार बहुत बढ़ गया। संध्या ने कच्चे आमों से बना अचार, चटनी, मुरब्बा आदि बनाने का कारखाना खोल लिया, जहां पर उसने जरूरतमंद गरीबों को काम दिया। अपनी मेहनत से संध्या ने सफलता हासिल की और अपने पति और बच्चों के सपनों को पूरा किया।